नमस्कार। राज्यसभा टीवी के इस कार्यक्रम किताब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम अग्रवाल और एक बार फिर से हम लोग शिमला में हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं निर्मल वर्मा के उपन्यास अंतिम अरण्य पर। निर्मल जी का जन्म शिमला में ही हुआ था 1929 में, अप्रैल के महीने में, और उनके लेखन में, उनकी संवेदना में हिमाचल के जीवन की गहरी छायाएं देखी जा सकती हैं। निर्मल जी हिंदी ही नहीं बल्कि भारतीय और कहा जा सकता है कि विश्व साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों में से एक थे। अंतिम अरण्य उनका अंतिम उपन्यास भी है। वे चर्चित हुए परिंदे नामक कहानी संग्रह से, उसके बाद उनका उपन्यास आया वे दिन, और फिर लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य जैसे उपन्यासों के कारण निर्मल वर्मा भारतीय साहित्य में अपनी एक बहुत ही खास स्थिति रखते हैं। जब रात होती थी तो शहर की चमकती रोशनियां उतनी ही दिखाई देती थीं जितने आकाश के तारे। कहना मुश्किल था कौन सी नकली रोशनी कौन से असली तारे में कायाकल्प कर लेती है। मैं अंधेरे गलियारे में तब तक बैठा रहा करता था जब तक मुझे एक तीसरी रोशनी दिखाई नहीं दे जाती थी। ये लाइनें आधुनिक भारतीय साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकारों में शुमार निर्मल वर्मा के उपन्यास अंतिम अरण्य की हैं। 3 अप्रैल 1929 को शिमला में पैदा हुए निर्मल वर्मा की कहानियों और उपन्यासों के शिल्प की अपनी पहचान है। इन संवेदनात्मक बुनावट पर हिमाचल की पहाड़ी छायाएं दूर तक पहचानी जा सकती हैं। उपन्यास के एक पात्र निरंजन के शब्दों में ये एक ऐसी दुनिया की दास्तान है जिसमें एक रिटायर्ड अफसर, एक बूढ़ी जर्मन जादूगरनी, एक जोकर किस्म का डॉक्टर, एक मैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, ऐसी दुनिया कहां मिलेगी। इस दुनिया में हर पात्र मेहरा साहब, निरंजन, डॉक्टर सिंह, तिया, अन्ना और स्वयं नैरेटर अपनी सही जगह की तलाश कर रहा है। और इस मानी में इस दुनिया का अनोखापन ये है कि सिर्फ इन पात्रों की ही नहीं, ये हम सब की दुनिया है। अंतिम अरण्य मेहरा साहब की स्मृतियों को दर्ज करने के लिए उनकी स्वर्गीय दूसरी पत्नी दीवा द्वारा नियुक्त किए गए सहायक का कहा हुआ आख्यान है। ये एक स्तर पर वृद्धों के अकेलेपन, यादों, पछतावों और फिजूल हो जाने की वेदना का आख्यान है जो याद दिलाता है कि बुजुर्गों को करुणा की नहीं, संग साथ और संवाद की जरूरत है। निर्मल वर्मा की कहानियों और उपन्यासों में ऐतिहासिक महत्व की घटनाएं बहुत मुखर उपस्थिति दर्ज नहीं कराती, लेकिन ये घटनाएं साधारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के भीतर बाहर पर जो प्रभाव छोड़ जाती हैं, उसकी संवेदनशील पड़ताल करने में निर्मल अद्वितीय हैं। 1958 में परिंदे कहानी संग्रह के प्रकाशन से प्रसिद्धि पाने वाले निर्मल वर्मा का निधन 25 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में हुआ। उन्हें पद्म भूषण के अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अंतिम अरण्य उपन्यास के एक पात्र के शब्दों में एक ऐसी दुनिया का उपन्यास है जिसमें हर व्यक्ति अपनी सही जगह की तलाश कर रहा है। एक स्तर पर यह उपन्यास वृद्धों के अकेलेपन का उपन्यास है, लेकिन सिर्फ वो नहीं है। इस उपन्यास में अर्थ की कितनी परतें हैं, किस तरह ये अपने समय और देश की सीमाओं को पार करके तरह तरह के पाठकों से जुड़ता है, निर्मल जी के लेखन की क्या विशेषताएं हैं और उनके लेखन से आज और हमारी पूरी साहित्यिक परंपरा का क्या संबंध बनता है, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि और निर्मल जी के घनिष्ठ मित्र श्री अशोक वाजपेयी। वाजपेयी जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। श्री अशोक वाजपेयी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कवि होने के साथ साथ संस्कृति कर्मी और पिछले कुछ दिनों से पब्लिक इंटेलेक्चुअल की भी भूमिका निभा रहे हैं। तो हम बातचीत शुरू करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ शिमला के स्थानीय बुद्धिजीवी, कलाकार, अध्यापक और उनके साथ बहुत सारे नौजवान छात्र मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम के अगले हिस्से में वाजपेयी जी के साथ आपस में बातचीत करेंगे। वाजपेयी जी, मैं सबसे पहले शुरू एक व्यक्तिगत प्रश्न से करना चाहता हूँ। आपका एक बहुत ख्यात वक्तव्य है, मैं कुख्यात या विख्यात जानबूझ के नहीं कह रहा हूँ,
कि उपन्यास में इसलिए नहीं पढ़ता कि उपन्यास घटिया है, ये मालूम लगने में बहुत समय बीत जाता है। इसलिए कविता पढ़ना बेहतर है, क्योंकि तुरंत मालूम पड़ जाता है कि आगे पढ़नी है या नहीं। फिर भी ऐसा लगता है कि अंतिम अरण्य तो आपने पढ़ा है और आप बातचीत के लिए तैयार हो गई। नहीं नहीं, ये मैंने उन उपन्यासों के बारे में कहा था जिनके बारे में मुझे ख़ास पता नहीं होता, कई नए उपन्यासकार इत्यादि। क्योंकि कविता तो आप पढ़िए तो 5 लाइन के बाद आप छोड़ सकते हैं, आपको पता चले इसमें कुछ ख़ास है नहीं जी। लेकिन उपन्यास तो 50 पेज पढ़ जाइए तब आपको लगता है कि आप ठगे गए, इस उम्मीद में कि कुछ होगा। कुछ होगा। अंतिम अरण्य मैंने तभी पढ़ा था और उसमें एक तरह से निर्मल जी ने अपने जीवन की जो सारी थीमें थीं उनको एकत्र किया। अकेलापन, सही होने की जगह की तलाश, हर व्यक्ति का लगभग बेघर होना, घर में रहते हुए भी ये सोचना कि जीवन का अर्थ कहाँ है, क्या वो किसी जगह में है, किसी विशेष अरण्य में है इत्यादि। तो ये सब उन्होंने एक तरह से इसमें एकत्र कर दिए। और यहाँ बैठे हुए मुझे यकायक सूझ रहा था कि अंतिम अरण्य में तो एक छोटा सा कस्बा है पहाड़ी, लेकिन वो कुछ ऐसा ही है जैसा इस समय शिमला है। यानी पेड़ों पे जो पत्तियां हैं वो कुछ ज़्यादा हरी हैं, धूप कुछ बहुत चटक है, ये सब उस उपन्यास में भी है। निर्मल जी की एक बड़ी विशेषता ये थी कि उनके लिए प्रकृति और मनुष्य का जो संबंध है वो अद्वितीय ढंग से तादात्म्य और तनाव दोनों का है। असल में वाजपेयी जी, मुझे अंतिम अरण्य उपन्यास पढ़ते हुए एक बात बार बार लगती रही और मुझे लगा, और चूंकि आप निर्मल जी के, मेरा तो निर्मल जी से उतना घनिष्ठ संबंध नहीं था, लेकिन आपका तो बहुत करीबी संबंध था, हो सकता है कि आप इस पर कुछ बता सकें। मुझे लगता है कि इस उपन्यास के नामकरण पर भी शायद इस बात का प्रभाव है कि वैदिक साहित्य में आरण्यक उन ग्रंथों को कहा जाता है जो रचे ही जाते थे अरण्यों में और जिन पर मनन भी अरण्यों में ही बैठ के करने की सिफारिश की जाती थी। और उनमें जीवन, जीवनोत्तर जीवन, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जीव, इन सब चीज़ों पर विचार होता था। मुझे कई बार लगता है कि जैसे अंतिम अरण्य आधुनिक मनुष्य का आरण्यक है। आपकी क्या राय है और क्या इसके नामकरण पर इस बात का कोई प्रभाव था? मेरा ख्याल से प्रभाव था। यद्यपि निर्मल जी सीधे सीधे इस तरह के पदों का इस्तेमाल नहीं करते थे, इसी में उन्होंने पहले किया है, नहीं तो रात का रिपोर्टर और लालटेन की छत, इस तरह के नाम थे। लेकिन ये इसीलिए मैंने कहा कि अरण्य बड़ा मानीखेज है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आरण्यक की जो परंपरा थी, जिसमें कुछ बुनियादी जो चिंताएं हैं मनुष्य की कि हम कहाँ हैं, ब्रह्मांड में हमारी स्थिति क्या है, ब्रह्मांड हमारे प्रति उत्साहित या संवेदनशील है कि बेगाना है, हम जीवन में किस तरह की सार्थकता की तलाश कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सारे प्रश्न एक तरह से इस उपन्यास, इसके हर दूसरे तीसरे पृष्ठ पर एक ऐसी वैचारिक उक्ति है जो इसको जोड़ती चलती है। जैसे पहले ही कि वो अपने घर के सामने ऐसे खड़े थे जैसे कि वो किसी दूसरे का घर देख रहे हो। अब इससे उपन्यास शुरू होता है और फिर आगे जब चलते रहते हैं, कई बार वो तारे खिले हुए थे ऐसे कि मैं उनको हाथ बढ़ाकर छू सकता था। इन सब में एक तरह की वैदिक कल्पना का पुनर्वास है आधुनिक समय में। वो उन्होंने जानबूझकर करना चाहा कि सर्जनात्मकता के ताप में वैसा हुआ, ये नहीं, ये मेरा अनुमान है कि इसके नामकरण में जरूर कहीं ना कहीं इस बात का असर रहा होगा। वरना जैसा आपने कहा कि पहले उनके उपन्यासों के नाम, जैसा आपने कहा कि अकेलापन, संसार में या ब्रह्मांड में मनुष्य के होने का अर्थ, परस्पर संबंध, तो ये तो निर्मल जी की लगभग हर कहानी और हर उपन्यास का विषय है। परिंदे, लंदन की एक रात, या उधर वेदेन, रात का रिपोर्टर। लेकिन ये जो अरण्य शब्द वो इसमें लाए हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और वो उपन्यास 1990 में प्रकाशित हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक एहसास शायद इस बात का है
कि अब इन चीज़ों पर एक समग्र रूप से विचार करने की कोशिश की जाए। और एक तरफ अरण्य की में एक प्रतिध्वनि शरण्य की भी है, हाँ, यानी कोई अंतिम शरण्य नहीं है एक तरह से। और यही वहाँ की समस्या है एक तरह से, क्योंकि ये जो अंतिम अरण्य है, यानी जिसमें आप एक कगार पर पहुँच गए हैं, जो उसका मुख्य पात्र है मेहरा साहब, वो शुरुआत की याद करते हैं जब वो कहीं अफसर के रूप में तैनात थे और वहाँ बाढ़ आई और डाक बंगले में बंद हो गए थे। डाक बंगले में बंद हो गए, छत पर बैठे हुए थे जब उन्हें ये सूचना मिली कि उनकी बेटी का जन्म हुआ है। तो एक तरह से कगार से शुरू हुआ जीवन अंततः एक ऐसे कगार पर पहुंचता है जहां अब कुछ भी बाकी नहीं है, यानी धीरे धीरे सूखता हुआ जीवन या जिजीविषा। और वो कगार जो है, मैं यहाँ एक इस उपन्यास में एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र निरंजन, और मैं निरंजन का एक वाक्य पढ़ना चाहता हूँ। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें एक रिटायर्ड अफसर, एक बूढ़ी जर्मन जादूगरनी जो मेहरा साहब की मित्र जो हैं अन्ना जी, एक जोकर किस्म का डॉक्टर, एक मैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, ऐसी दुनिया कहाँ मिलेगी। हाँ। मुझे लगता है वाजपेयी जी कि ये जो दुनिया निर्मल जी इस उपन्यास में रचते हैं, और निर्मल जी के बारे में ये बात बहुत बार कही गई है कि साहब अमूर्तन और इस तरह की चीज़ें समाज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम इस उपन्यास में जिस तरह की वो दुनिया रचते हैं, और मेरी समझ से इस उपन्यास की केंद्रीय समस्या सिंह साहब के शब्दों में ही आती है, अपनी जगह की तलाश। हाँ। हर आदमी अपनी जगह की तलाश कर रहा है, और इसी अर्थ में इसको ये भी कहा गया कि वृद्धों की स्थिति का उपन्यास, बूढ़ों के अकेलेपन का उपन्यास। लेकिन जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि ये उपन्यास केवल बूढ़ों या केवल रिटायरीज के बारे में नहीं, बल्कि पूरे समाज में स्मृति की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, विस्मरण की जो स्थिति उत्पन्न हुई है। सारा उपन्यास बुनियादी तौर से यादों का उपन्यास है। हाँ। चाहे वो मेहरा साहब की यादें हों, चाहे वो सिंह साहब की यादें हों, चाहे स्वयं नैरेटर की यादें हों, हाँ। जो वहाँ बुलाया गया है, हाँ। और चाहे वो अन्ना जी की यादें हों। आपको क्या लगता है कि निर्मल जी के पूरे लेखन में स्मृति का जो इतना केंद्रीय स्थान है, उसका क्या कारण आपको लगता है? उनके व्यक्तिगत जीवन से या उनके वैचारिक विकास से कोई इसका संबंध है कि ही सो पर्टिकुलर अबाउट मेमोरी? मेरा ख्याल है कि निर्मल जी के लिए एक स्थायी संदर्भ था हमारे समाज में बढ़ती जाति स्मृति का लोप। जी। हम याद ही नहीं करते और हम एक अनंत वर्तमान में रहने का दिखावा करते हैं, जबकि हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बना हुआ है यादों से। और अक्सर हम जब कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ याद भी करते हैं। निर्मल जी के यहाँ ये जो स्मृतियों का संसार है, ये एक तरफ तो बहुत ठोस है और दूसरी तरफ वो इस तरह के वैचारिक उद्वेलन पर भी आधारित है कि हम सब ऐसी जगह पर हैं जहाँ होने का हमें कोई अधिकार नहीं है। एक जगह ये कहा जाता है, यानी ये जो कि हम जहाँ हैं, क्योंकि हम सब अपनी जहाँ बड़े मुतमईन होते हैं हम जहाँ हैं, हालांकि वहाँ रहने का हमारा अधिकार जो है वो कितना नैतिक या कितना बौद्धिक है ये हम भूल जाते हैं। हर एक को लगता है कि हमको जो मिल गया वही हमारा अधिकार है। इसी का तो रूपक वो घटना है जो सिंह साहब याद करते हैं। हाँ। कि फ़कीर से मिलने गए। हाँ। तो फ़कीर ने अपनी कुटिया में कहा कि पहले अपनी सही जगह। हाँ, जगह, हाँ, वो कहाँ है तुम्हारी सही जगह, पहले उसकी और वो पता नहीं पाते। वो कुछ जैन, हाँ, बिल्कुल जैन, वो बिल्कुल जैन बौद्ध रूपक जो परंपरा जैन है, रूपक मुझे वो, याद आता है वात्स्यायन जी एक कहानी सुनाते थे कि एक जैन साधु था, तो उसके गांव में एक ज़्यादा प्रसिद्ध जैन साधु आए, तो वो बाहर के मंदिर में कहीं रुके थे, तो उनसे मिलने गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि आप आए हैं, तो मैंने सोचा कुछ आपसे शिक्षा ग्रहण करूं। तो उन्होंने कहा तुम तो जैन के अभ्यासी हो, तुम जानते हो कि कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, स्वयं को ऐसी स्थिति में पहुंच जाना चाहिए कि उसको ये बोध हो कि वो जहाँ है वो ठीक जगह है, वो ठीक जगह। बहरहाल, लेकिन वो पूछते हैं कि तुम अपना जूता छाता तो ठीक जगह रखाए हो ना। अब ये
रखाया है, लेकिन ये कह नहीं पाता कि मैंने जो जहाँ रखा है अपना जूता और छाता वो ठीक जगह है। असल में वाजपेयी जी एक चीज़ और इससे मैं अपना अगला सवाल भी जोड़ूंगा। कई बार लोग ये कहते हैं कि निर्मल जी और इस तरह के बहुत सारे लेखक और ऐसे लेखक दुनिया में और भी हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्शन करते रहते हैं और इस तरह के लेखन का हमारी वास्तविक जो ह्यूमन कंडीशन है और उस ह्यूमन कंडीशन का जो वास्तविक मटेरियल, सामाजिक, ऐतिहासिक परिवेश है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये कोरी हवाई बातें हैं। मैं स्वयं इस तरह की बात से बिल्कुल असहमत हूँ और इसलिए मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये आरोप सही है या गलत है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस तरह के आरोप चेतना में उत्पन्न क्यों होते हैं? इसलिए कि हमने यथार्थ का एक बहुत इकहरा और बहुत ही विपन्न संस्करण लगभग मतलब व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया है। हमको लगता है कि समाज में जो घटता है ऊपर ऊपर, बलात्कार हुआ, हिंसा हुई, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, पाखंड हुआ, वो सब वही सही है जो उसके पीछे है, उसके नीचे की जो उसके परतें हैं। नीचे की जो परतें हैं। निर्मल वर्मा जैसे लेखक इन नीचे की परतों के लेखक हैं। वो एक तरह से आत्मा के जासूस हैं, यानी जो ऐसी चीज़ें आपके सामने लाते हैं जो आपके ध्यान से, कम से कम ध्यान के भूगोल से बाहर रही आती हैं। तभी आपको देखिए, निर्मल वर्मा जैसे लोग लोकप्रिय लेखक भी हैं। अभी मैं देख रहा था कि यही उपन्यास, इसका जो कई संस्करण हो चुके हैं। संस्करण है, उसके 7 संस्करण हो चुके हैं। तो अगर ये अमूर्त और हवाई दुनिया के लोग होते, असल में हमने अपनी मूर्त दुनिया के पीछे जो अमूर्तन है, समाज स्वयं अमूर्तन है। असल में हम ये भूल गए हैं, मैं आपकी बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो कि जीवन अमूर्तन के बिना नहीं चलता। हम लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द फंडामेंटल साइंस और मैथमेटिक्स इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन। हाँ जी, हाँ, अमूर्तन के अलावा कुछ नहीं है मैथमेटिक्स। ईश्वर अमूर्तन है, ईश्वर अमूर्तन है। समाज अमूर्तन है। आखिर हमारी समाज सारी नाम की जो जिनके लिए हम प्राण दे देते हैं और ले लेते हैं, समाज है, राष्ट्र है, मानवता है, विचार है, ये सब अमूर्तन अंततः विराट अमूर्तन ही है। एक सवाल मेरे मन में और है वाजपेयी जी, और ये मैं फिर उदाहरण के साथ पूछ रहा हूँ। ये निरंजन बाबू कहते हैं मेहरा साहब के बारे में, और मैं ये वाक्य पढ़ रहा हूँ, विस्मृति, भूलना हमारे यहाँ पाप माना जाता है, पर इसे एक बड़े वरदान में भी बदला जा सकता है। मेहरा साहब यही कर रहे हैं। अनकोट। उद्धरण यहाँ समाप्त है। आज आपको लगता है कि जिस तरह की विस्मृति इस समय हमारे समाज में व्याप्त है और जिस तरह उसको सामूहिक और संगठित रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, लोकप्रिय माध्यमों के जरिए, विभिन्न प्रकार के सूचना तंत्रों के जरिए, यानी हम इस समय एक ऐसे समाज में बदल चुके हैं जिससे सुबह शाम ये याद दिला रहा है कि सब कुछ पहली बार हो रहा है। इस देश में, यानी कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे मैं भोजन भी पहली बार कर रहा हूँ, पानी भी पहली बार पी रहा हूँ, तो सब कुछ पहली बार हो रहा है। ऐसे समय में जबकि मेमोरी को डेलिबरेटली इरेज किया जा रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे सामूहिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आपको लगता है कि भूलना सचमुच एक पुण्य में बदला जा सकता है या भूलना इस समय सबसे बड़ा पाप बन चला है? देखिए, ऐसा पहले भी कहा गया है कि जो लोग भूल जाते हैं वो आगे जाके कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि भूलना, अपने किए हुए को भूलना, या आपके साथ जो हुआ उसको भूलना, जो समाज में जो होता रहा है उसको भूलना, स्वयं इस उपन्यास में स्मृतियों का जो वितान है, अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से याद करते हैं। एक ही तरह की स्मृति नहीं है और उनकी दृष्टियां भी अलग अलग हैं। भले वो एक बूढ़े रिटायर्ड किस्म के लोग हैं, उनका समूह है, पर निरंजन बाबू की दृष्टि और डॉक्टर सिंह की दृष्टि और अन्ना की दृष्टि और मेहरा साहब की दृष्टि अंतर है, और जो नरेटर है उसकी दृष्टि, इन सब में बहुत अंतर है। एक बात। दूसरी बात, जीवन में कुछ भी पहली बार नहीं होता, वो कभी न कभी पहले घट चुका होता है। ये बात अगर आप याद रखें तो थोड़ी विनयशीलता भी पैदा होती है कि आप पहले ही व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन इसमें वाजपेयी जी एक खतरा भी है, खास करके सामूहिक स्मृतियों के संदर्भ में।
हर समूह ये कल्पना कर सकता है और इस कल्पना के आधार हो सकते हैं कि उसके पूर्वजों के साथ अत्याचार हुए हैं और वो अन्य ने, दूसरों ने किए हैं, दूसरे समाज, दूसरी जाति, दूसरे राष्ट्र या दूसरे धर्म ने। और अगर उन स्मृतियों को आप बनाए रखें और उन स्मृतियों को ही अपने वर्तमान पर छा जाने दें, तो क्या ये एक अजीब तरह की विकृति नहीं उत्पन्न होगी? हाँ, बिल्कुल होगी, और यही हो रही है इस समय, क्योंकि हमको बार बार ये बताने वाली शक्तियाँ हैं, समाज में सक्रिय हो गई हैं और राजनीति और आर्थिकी में भी सक्रिय हैं, जो एक कल्पित दुनिया बनाते हैं अत्याचार की, अन्याय की, विध्वंस की, और फिर एक ऐतिहासिक ढंग से उसका प्रतिकार करने की या उसकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक स्थिति है। ये याद करना असल में बहुत सिलेक्टिव ढंग से याद करना है। ये याद करना कि ऐसा हुआ, ये विध्वंस हुआ, लेकिन उस दौरान जो रचना हुई उसको याद करना नहीं है। तो हम अगर ऐसा याद करेंगे जिसमें हम बहुत कुछ को, जो सर्जनात्मक था, जो विधेयात्मक था, जो मनुष्यता के पक्ष में था, उसको भूल कर वो याद करेंगे, तो हमको खुद अपनी परंपराओं में भी बहुत सारी हिंसा और अत्याचार और अन्याय को याद कर सकना चाहिए। असल में मुझे लगता है कि दुनिया भर का इतिहास हमें ये सिखाता है, चाहे वो 20वीं सदी के यूरोप का नाजीवाद का, फांसीवाद का इतिहास हो, चाहे हमारे अपने देश में बहुत भयानक हिंसा जो विभाजन के समय हुई उसका इतिहास हो, चाहे विभिन्न प्रकार के जातीय या धार्मिक उत्पीड़नों का इतिहास हो, कि आप स्मृति और विस्मृति, इसमें अंततः आपको अपने विवेक को सदा सक्रिय रखना है। और अगर आप मनमाने ढंग से इरेजर करेंगे या मनमाने ढंग से केवल अत्याचारों को याद करते रहेंगे, तो ना तो आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और ना एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये बहुत रोचक लगता है कि निर्मल जी अपने परवर्ती दिनों में एक खास तरह की राजनीति की ओर जाने लगे थे, लेकिन ये उपन्यास और उनका अधिकांश लेखन और ख़ास करके ये उपन्यास असल में इस संतुलन की मांग करता प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें केवल स्मरण नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, तिया और मेहरा साहब के संबंध अच्छे हो ही नहीं सकते थे अंत में, और तिया उनके लिए उस तरह बिलख बिलख के रो ही नहीं सकती थी अगर तिया ने कुछ बुलाया ना होता था। हाँ, क्योंकि मेहरा साहब के प्रति उसके मन में जो एक क्रोध है, दूसरा विवाह कर लेने के कारण, उसको अगर वो नहीं भुलाती तो वो अपने पिता के प्रति उस तरह से अंततः करुणा और प्रेम नहीं महसूस कर सकती थी, क्योंकि फिर स्मृति तो थी कि भाई जाति की पिता ने। हाँ, ठीक है। तो विवेक जो है वो अगर स्मृति से पोषित है, अगर स्मृति ने उसको पोसा है, जैसा कि विस्मृति में सब कुछ याद करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन जो आप याद करें उसका विवेक से विवेचन भी करते चलें। इस उपन्यास में तरह तरह के लोग तरह तरह की चीज़ें याद करते हैं, और कई बार लगभग हर चरित्र जो है वो एक तरह का दार्शनिक चिंतक भी लगता है। कुछ ना कुछ ऐसी बात कहता है जो एक तरह का सामान्यीकरण करता है, चाहे वो घर के बारे में हो, चाहे संबंध के बारे में हो, चाहे रिश्तों के बारे में, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो करते हुए उसका अपना जो अलग विवेक है, जो उसको दूसरे से भिन्न करता है, वो सक्रिय होता है। वो सक्रिय होना ज़रूरी है, क्योंकि निरीह स्मृतियों में जीना और उन्हीं में रसे बिंधे रहने से आपका वर्तमान जीवन जो है वो बहुत तिक्त हो जाएगा या रिक्त हो जाएगा। एक सवाल ये भी है वाजपेयी जी, एक तरह का शुद्ध एकेडमिक सवाल है, आप भारतीय साहित्य में या विश्व साहित्य में निर्मल जी की तुलना और किन लेखकों से कर सकते हैं? निर्मल जी जैसे लेखक और कौन से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं? देखिए, निर्मल जी पर जो कई तरह के प्रभाव थे, मैं समझता हूँ कि सिमो द व्हील, इस तरह के दार्शनिकों का उन्होंने उसका उदाहरण भी दिया है। निर्मल जी पर प्रूस्ट को बहुत पसंद करते थे, तो एक तरह से थिंग्स ऑफ द रिमेम्बरेंस ऑफ द थिंग्स पास्ट, तो इस तरह की, तो उनके यहाँ ये जो किसी हद तक काफका की डायरी के वो बड़े प्रशंसक थे। उनका
चेक लेखक थे वाक्लाव हावेल, वो उनके निजी मित्र रह चुके थे। कारल चापेक का अनुवाद भी किया हाँ, था किया उन्होंने था हिंदी में। उनके यहाँ बुनियादी समस्या स्वतंत्रता और स्मृति, पवित्रता और गरिमा और खून, खच्चर, कीचड़, इन सब के बीच है। निर्मल जी इतने आसान से उनको अमूर्तन के खाते में डाल देना बहुत ही अनावश्यक कार्रवाई नहीं, है। अनावश्यक ही नहीं, बल्कि मैं तो सीधे सीधे कहूँगा कि काफ़ी असंवेदनशील कार्रवाई है। एक दूसरी बात यह है कि निर्मल जी ने कोशिश की एक तरह से अपने समय का एक आध्यात्मिक उपन्यास लिखने की, बिना धार्मिक हुए। अंतिम अरण्य को आप एक आध्यात्मिक उपन्यास कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बुनियादी प्रश्न जो मनुष्य के हैं, बृहत्तर सत्ता से हमारा क्या संबंध? धर्मेतर अध्यात्म का उपन्यास। हाँ? धर्मेतर अध्यात्म। हाँ, धर्मेतर अध्यात्म का उपन्यास है। उपन्यास के माध्यम से एक तरह के जीने का एक सजग सघन अध्यात्म विकसित करने की चेष्टा वो करते हैं। ये उनका उद्देश्य न रहा। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था कि उन पर किस किस के प्रभाव पड़े। मेरा सवाल ये है कि आप एक पाठक के तौर पर निर्मल जी को अन्य किन लेखकों के साथ तुलनीय मानेंगे? मैं हिंदी में, भारतीय में या विदेश? कि मैं कहूँगा कि मसलन मिलान कुंदेरा। जी बिल्कुल। और दोनों में एक साम्य ये भी है कि मिलान कुंदेरा ने उपन्यास की विधा पर बहुत गंभीरता से विचार किया है, जो निर्मल जी ने भी किया है। हमारे यहाँ वाजपेयी जी, मिलान कुंदेरा के यहाँ जो एक सतत खिलंदड़ापन मिलता है, सतत खिलंदड़ापन मिलान कुंदेरा के यहाँ जो मिलता है, निर्मल जी का पूर्ण अभाव है उसका। निर्मल जी बहुत ही विटी व्यक्ति थे, लेकिन लेखन में वो नहीं है। इसी तरह से उनके लेखन और उनकी विचार दृष्टि के बीच एक फाक थी। वो जिस तरह की राजनीति की ओर अपने जीवन के उत्तर काल में गए, उसका कोई समर्थन या कोई पुष्टि उनका लेखन से नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है। तो वो एक फाक उनमें है। निर्मल जी एक अर्थ में फाक के प्रति बहुत सजग थे। वो मानते थे कि भारतीय मनीषा में भी एक फाक है। कब पैदा हुई इस पर बहस होती थी कि 1000 साल पहले पैदा हुई कि जब अंग्रेज आया तब पैदा हुई, लेकिन एक फाक है। हाँ, ये असल में हाइडेलबर्ग में उनके व्याख्यान की केंद्रीय थीम यही थी। तो इसलिए वो फाक जो है, यानी जो जीने और याद करने के बीच जो फाक है, जीने और जो बृहत्तर सत्ता है उसके बीच जो दूरी और फाक है, ऐसी कई तरह की फाकें उनकी उपन्यास में खोजी जा सकती हैं। बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी का, बहुत ही रोचक और उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को गरिष्ठ ना लगने वाली चर्चा हुई है। और जैसा कि इस कार्यक्रम का ढांचा है, अगले हिस्से में हम लोग बात करेंगे यहाँ मौजूद हमारे साथियों से, छात्रों से और अध्यापकों से। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो दोस्तों, ये समय है ब्रेक का और बातचीत जारी रहेगी ब्रेक के बाद। छोटी छोटी चीज़ें, चाय की दुकान, फलाना, जो सब अब गायब हो रही हैं, ऐसा होगा कि बहुत सारी जिंदगी, जैसा पहले भी हुआ है, साहित्य में ही बची रहेगी। स्वागत है ब्रेक के बाद। बातचीत निर्मल वर्मा के उपन्यास अंतिम अरण्य पर शिमला में, और ये हिस्सा ऑडियंस के साथ बातचीत का। सबसे पहले हिमाचल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ममता जी सवाल पूछेंगी। आपका सवाल। वाजपेयी जी, आपने कहा कि अंतिम अरण्य जो है एक तरह से आध्यात्मिक उपन्यास है, यानी कि निर्मल जी ने जो अपने जीवन के अनेक पड़ाव जिन्होंने देखे, उनको अनुभव किया, उनकी जो स्मृतियाँ हैं, उन स्मृतियों को संजोकर, और बहुत से जो अन्य इसमें पात्र हैं उनकी स्मृतियों को संजोकर जो ये उपन्यास लिखा गया। इस उपन्यास में स्मृतियाँ जो होती हैं अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, लेकिन जो स्मृतियाँ हमें आने वाले जीवन में हमारे जीवन को प्रशस्त कर पाएँ, हमारे आने वाले जीवन को एक नई राह दिखा पाएँ,
उन समृद्धियों को हमें अपने साथ रखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो लेखक निर्मल वर्मा जी हैं वो किस हद तक उन समृद्धियों को, जो कि सृजनात्मक समृद्धियाँ जिन्हें हम कह सकते हैं, उनको इस अपने उपन्यास में लिख पाए हैं, और जो समृद्धियाँ हमें आने वाले जीवन में हमारे को डगमगाती है, हमें अपने मार्ग पर चलने से जो है वो प्रोषित करती हैं, तो उन्हें हम किस तरह से वो रोक पाए हैं, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, एक तो उपन्यासकार का काम आपको कोई रास्ता दिखाना नहीं है। आप में ज़िंदगी का जो एहसास है, यथार्थ की जो समझ है, उसको थोड़ा गहरा करना है और कई बार उसको प्रश्नांकित करना है। साहित्य का काम दिशा दिखाना नहीं है। भले बहुत सारे लोग कहते रहते हैं ऐसा। साहित्य का काम आपको इस दुनिया को, ज़िंदगी को अधिक गहराई से समझने की ओर ले जाना है और वो प्रश्न पूछना है जो कई बार आप सौजन्य में या के सतहीपन में पूछने से कतराते हैं। निर्मल वर्मा इस उपन्यास में ऐसे अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं। स्वयं नहीं पूछ रहे हैं, उनके पात्र पूछ रहे हैं। चाहे वो अपनी जगह न पाने की एक कोशिश हो, चाहे जहाँ आप हैं वहाँ आपका अधिकार नहीं है, चाहे ये कि जो याद आता है वो वही नहीं है जो हुआ था, वगैरह वगैरह। वो एक जगह ये भी कहते हैं कि हमारा अतीत कितना ही यातनामय क्यों न रहा हो, हम उसको याद करते समय एक शांति अनुभव करते हैं। तो ये अपने अतीत को न भूलना और अतीत में से आप क्या चुनें क्या ना चुनें, ये आपके विवेक पर है। आपको क्या प्रशस्त करेगा और क्या आगे जाने से रोकेगा, ये आपकी अपने मनोविज्ञान, अपनी परिस्थिति पर निर्भर है। कोई इसका फार्मूला ना तो उपन्यासकार दे सकता है, ना उन्होंने दिया है। मैंने जब कहा कि वो आध्यात्मिक है तो इसी अर्थ में आध्यात्मिक है कि हमारे जो बुनियादी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न सामाजिक प्रश्न नहीं हैं। मसलन ये प्रश्न कि आपका बृहत्तर सत्ता से क्या संबंध है, ये धर्म का प्रश्न नहीं है, ये मनुष्य का एक बुनियादी आध्यात्मिक प्रश्न है। आप चाहते हैं कि इस बृहत्तर सत्ता से आपका कोई संबंध या कोई संवाद हो, ये समाज का प्रश्न नहीं है। और इसमें एक बात ये भी जोड़ी जा सकती है, वाजपेयी जी माफ़ कीजिएगा, कि अगर कोई ऐसा आदर्श समाज बन जाए जिसमें जो आपके रोजी रोटी के सवाल हैं वो सब हल हो जाएं, सदा के लिए हल हो जाएं, उस समाज का मनुष्य भी ये सवाल पूछेगा। वो जब इस पहाड़ी पर रात को खड़ा होगा और तारे देखेगा तो उसके मन में ये सवाल आएगा कि इन सारे तारों के बीच में मेरी जगह कहाँ है। ऐसे समाज के मनुष्य के मन में भी ये सवाल अनिवार्यतः आएगा और इस अर्थ में ये मूलभूत एग्जिस्टेंशियल सवाल है। एनीवे, विश्वमोहन जी आप। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस नावल में जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग जो निर्मल वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेकर, और उनका जो वो जो स्मृतियाँ हैं और वो जो सब सोचते हैं, उसमें हालांकि लेखक का काम ये तो नहीं है कि वो हमें बताएं कि क्या करना है, पर कहीं अंतिम अरण्य जो है वो ये तो नहीं बोल रहे हैं वर्मा जी के ये जो स्थितियां हैं जो आज हमारी हैं ये कल किसी और की भी होगी, और उस स्थिति में हमें अपने से जो वो प्रस्तुत कर रहे हैं अपने नावल में कि बूढ़े लोग क्या सोचते हैं, जवान क्या सोचते हैं, मृत्यु और जीवन का जो संघर्ष उन्होंने उसमें बताया भी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसका उल्लेख दुर्भाग्य से नहीं हुआ पहले, आपने उचित ही उसकी याद दिलाई। निर्मल वर्मा में कालबोध भी बड़ा गहरा है, यानी मृत्यु की उपस्थिति, उसकी छाया। और वो छाया सिर्फ उसके मुख्य पात्र मेहरा साहब भर पे नहीं है, हर एक पात्र पर है। अगर आप इसका स्थान विवेचन करें इस उपन्यास का, तो इसमें कौन से स्थान है? ये एक कस्बा है पहाड़ी पर, उसमें जहाँ मेहरा साहब रहते हैं, और नीचे एक नौकर का है कॉटेज है, एक कॉटेज है जिसमें ये नरेटर ठहरा है। फिर एक सिमेट्री है जिसमें वो 2 बार, कम से कम नरेटर 2 बार जाता है। और सिमेट्री में ये चाहती थी जो पहली उनकी जो पत्नी थी कि दीवा कि उनको दफन करने के पहले, जाहिर है वो ईसाई रही होंगी, कि दफन करने के पहले उनको थोड़ा जलाया जाए
ताकि वो जीवन का कुछ ताप अनुभव करें और फिर मिट्टी में ये जो हिस्से हैं हम सब अपने अपने ढंग से जीते हैं और अपने अपने ढंग से मरते हैं। उपन्यास का एक काम ये है आपको अपने अपने ढंग की याद दिलाना कि आपका जीवन किसी दूसरे जीवन में सामान्यीकृत नहीं हो सकता। आपके जीने की पद्धति भले ऊपर ऊपर से कि आप सुबह उठते हैं, घूमने जाते हैं, चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, ये सब ऊपर ऊपर ठीक है, लेकिन जो असल में आपका जीने की पद्धति है वो आपकी अपनी है, वो दूसरे से अलग है। जैसे कि मरने की पद्धति भी, अब ये तो कहा जाएगा कि श्री अशोक वाजपेयी का देहावसान हो गया तो हो गया, लेकिन ये मैं जैसे मरूंगा वो वैसा ही नहीं है जैसा पुरुषोत्तम जी मरने वाले हैं मैं इनसे पहले मर जाऊंगा, ये अलग बात है। ये जो बोध है, निर्मल वर्मा का देवता ब्योरों में बसता है, ये उनके उपन्यास के बारे में कहा जा सकता है। उसमें कौन सी लाइब्रेरी, क्लब, वो डॉक्टर की दुकान, एक चाय की दुकान, सिमेट्री, अन्ना का घर। एक चीज आप भूल रहे हैं, वो बहुत मार्मिक है। अंत में नदी की वो शाखा जिसके बारे में माना जाता है कि वो गंगा की गंगा की धार जिसमें वो जाते हैं कनखल के पास, ये कहा। हाँ, खैर, तो अब अगला सवाल लेते हैं वाजपेयी जी। जी, मेरा सवाल है श्री वाजपेयी जी से, जो अंतिम अरण श्री निर्मल वर्मा जी का है, आज के मौजूदा वैश्वीकरण के संदर्भ में स्वाभाविक तौर पर हमारे आज के जो जीवन है, इस जीवन का यह सार है, यह अंतिम अरण श्री निर्मल वर्मा जी बताते भी हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आज के इस वैश्वीकरण के समय में हमारे जो लोग गांव, कस्बों, मोहल्ले में हैं, हर चीज़ वैश्वीकरण से प्रेषित है, पहुंच जाती है। ऐसे चीज़ें, ऐसा उपन्यास वहाँ के जीवन के संदर्भ में आज कहीं पर खो गया है या इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है? एक आध सवाल और ले लेते हैं वाजपेयी जी, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का मामला है। आपका सवाल। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि अंतिम अरण्य उपन्यास में आपने अरण्य शब्द पर बहुत चर्चा की है। क्या यहाँ निर्मल वर्मा ने अरण्य शब्द में कोई प्रतीकात्मकता तो नहीं छुपी हुई है जिस पर जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? हमारे यहाँ हर चीज़ को किसी दूसरी चीज़ का प्रतीक मानने का खासकर अकादमिक हलकों में रिवाज है, जो कि बहुत सही नहीं है। ये किसी चीज़ का प्रतीक है ऐसा मानने का मैं कोई कारण नहीं देखता। वैसे तो हर चीज़ हम आप सभी प्रतीक हो सकते हैं। अरण्य है तो एक बात। दूसरी बात, आपने जो कहा कि वैश्वीकरण, असल में वैश्वीकरण जो सपाटता एक से पन की तानाशाही पैदा कर रहा है, उसके विरुद्ध इस तरह के उपन्यास को देखा जा सकता है कि वो इतने ब्योरों में रसा बसा है। छोटी छोटी चीज़ें, चाय की दुकान, फलाना, जो सब अब गायब हो रही हैं। ऐसा होगा कि बहुत सारी ज़िंदगी, जैसा पहले भी हुआ है, साहित्य में ही बची रहेगी। वो हमारे मानस पटल में, साहित्य हमारी स्मृति का भी कोश है, इस अर्थ में कि वो उसी में ये बचा रहेगा कि ऐसे लोग होते थे, ऐसे घर होते थे, और सब सपाट नहीं हो जाएगा। और सवाल पीछे जी। मेरा पंकज वर्मा नाम है, हिमाचल प्रदेश इतिहास विभाग से। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आज के संदर्भ में युवाओं के लिए जो अंतिम अरण्य उपन्यास है वो कैसी सोच देता है? क्या देता है? क्वेश्चन है, आज के संदर्भ में युवाओं के लिए किस प्रकार की सोच जो है अंतिम अरण्य उपन्यास दे सकता है? वाजपेयी जी कुछ कहें उसके पहले मैं एक वाक्य कहना चाहता हूँ। ये उपन्यास युवाओं को ये सोच देता है कि सोचने की आदत डालें। काफ़ी है। अगला सवाल जी। मैं हिरवानी ठाकुर, मेरा नाम हिरवानी ठाकुर है। मेरा वाजपेयी जी से प्रश्न है कि माना जाता है कि कवि जो भी रचता है, या उसकी कल्पना होती है पात्रों में, या फिर उसके जीवन से जुड़े हुए पात्र होते हैं, तो आपके इस कवि के जो पात्र हैं, क्या वो सामाजिक जीवन से जुड़े हुए थे, उनके व्यवहार से जुड़े हुए थे, या फिर सिर्फ कल्पना मात्र में थे उनके ये जो पात्र हैं जितने भी इनकी रचना में है? एक तो देखिए, कल्पना को आप कुछ एक नीचे का स्थान दे रहे हैं। कल्पना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कल्पना ना होती तो हम ना होते। ये कल्पना का ही संतान है। बहुत सारा संसार में जो हुआ है वो कल्पना की संतति है, एक बात। दूसरी बात ये है कि कल्पना करना या न करना, बल्कि आज के साहित्य के बारे में एक टिप्पणी ये की जा सकती है कि इसमें कल्पना का तत्व थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए उसमें जीवन भी कम हो रहा है। क्योंकि
जीवन बिना कल्पना के नहीं चलता, हम विकल्प सोचते हैं, हम सपना देखते हैं, इसीलिए ना मनुष्य हैं। और नहीं, इसमें एक बात और अगर जोड़ी जाए तो निर्मल जी का हो या किसी का भी उपन्यास हो, उसमें कितना भी कल्पित पात्र कोई क्यों ना हो, उसका कुछ ना कुछ संबंध लेखक के अनुभव से होता ही है। लेकिन इसके बाद आप लेखक की जासूसी करने निकल पड़ें कि वो अन्ना निर्मल जी की किस दोस्त का प्रतिरूप है या मेहरा साहब किस दोस्त के प्रतिरूप हैं, तो ये उपन्यास के साथ ज्यादती है और अपने खुद के साथ भी ज्यादती है। जी आगे। हाँ, मैं दीक्षा शर्मा। सर, जोर से मैं बोलिए आपसे थोड़ा। जानना चाहती हूँ कि इस तरह के साहित्य के लिए सरकार और समाज का क्या योगदान रहता है इस तरह के साहित्य के प्रसार के लिए? इस तरह के साहित्य की जगह बनी रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ते रहें, उससे सहमत असहमत होते रहें, ये सुविधा हमको समाज को देना चाहिए। और असल में ये अच्छा किया कि इस सवाल आपने वाजपेयी जी से पूछा। वाजपेयी जी उन लोगों में से हैं जो लगातार श्रेष्ठ साहित्य और कला के लिए समाज में और सरकारी नीतियों में जगह की मांग करते रहे, और जब इस स्थिति में थे और अभी भी हैं तो उसकी कोशिश भी करते रहे। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा दीक्षा, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल उसको सपोर्ट करना सरकार का या सरकारी एजेंसियों का काम नहीं है जो लोकप्रिय है, क्योंकि लोकप्रियता अपने आप में एक अलग तरह की चीज़ है। उन चीज़ों को सपोर्ट करना भी सरकार का काम है जिसे शायद अभी बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते, लेकिन उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और आप इस बात के लिए कम से कम राज्यसभा टीवी को धन्यवाद दे सकती हैं या बधाई कि इस तरह का कार्यक्रम ये इस समय एक सरकारी चैनल पर ही हो रहा है। हाँ, और कोई सवाल? मेरा नाम संजीव है। मेरा आपसे सवाल ये है कि निर्मल वर्मा जी के अलावा आप नौजवानों को और किन लेखकों को पढ़ने की सलाह देंगे जो कि उनके जीवन में रुचि लाएं? ठीक है जी। मैं कहूँगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़िए, मैं कहूँगा फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़िए, मैं कहूँगा कृष्णा सोपती को पढ़िए, मैं कहूँगा कृष्ण बलदेव वैद को पढ़िए। इनमें से कई का संबंध तो शिमला से भी है। अनुमति दें तो दो नाम मैं जोड़ दूं। हाँ, विनोद कुमार भारद्वाज और मनोहर श्याम जोशी। विनोद कुमार शुक्ल, सॉरी विनोद कुमार शुक्ल और मनोहर श्याम जोशी। तो पढ़ने के लिए बहुत है। और लोकप्रिय को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम सुमन है और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। विश्व साहित्य में निर्मल वर्मा जी का स्थान कहाँ रखेंगे? क्या उन्हें वो प्रतिष्ठा और सम्मान मिली है जिनके वो हकदार थे? अगर नहीं तो इसके क्या कारण है? देखिए, विश्व साहित्य में हमारी स्थिति दुर्भाग्य से हमारे अंग्रेज़ी लेखकों ने कुछ गड़बड़ कर दी है और संसार भर में ये लोकापवाद हो गया है कि हमारे सबसे अच्छे लेखक अंग्रेज़ी में लिखते हैं, जो कि सही नहीं है। न तो वो सबसे अच्छे लेखक हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे लेखक भारतीय भाषाओं में हैं, एक बात। दूसरी बात, जो थोड़े से लेखक जाने गए पश्चिम में, उनमें से निर्मल वर्मा भी एक हैं। उनके उपन्यासों का अनुवाद पोलिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, कई भाषाओं में, अंग्रेज़ी इत्यादि में हुआ है। तीसरी बात ये कि उनका नाम उनके लगभग जीवन काल के अंत में भारत द्वारा नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन अब मिलना न मिलना अलग बात है। तो इसलिए एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हमको विश्व साहित्य की जगह की इतनी चिंता काहे है? हमको ये, आपने नोबेल का जिक्र किया वाजपेयी जी, तो यहाँ छात्रों की जानकारी के लिए एक रोचक तथ्य बता दूं कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार तोल्स्टॉय को नहीं मिला था, विंस्टन चर्चिल को मिला था। हाँ। इसलिए टॉल्स्टॉय को नहीं मिला। हाँ, टॉल्स्टॉय, वही मैंने कहा कि टॉल्स्टॉय को नहीं मिला था, विंस्टन चर्चिल को मिला था। तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और कोई सवाल? सर, मेरा नाम सुमन कुमार सिन्हा है, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक शोधार्थी हूँ। मेरा सवाल ये है सर कि आज जो जिस उपन्यास पे हमने चर्चा किया, ये कहीं ना कहीं एक मानवीय संवेदना से भरी पड़ी है। एक वृद्ध व्यक्ति जो आजकल अपने आप को अकेला पाता है, शायद हम भूल जाते हैं कि हम भी इस अवस्था में कभी जाएंगे। तो एक तो जो मानवीय संवेदनाओं की कमी हुई है हमारे पास में, और दूसरी बात जो हमारे आज के जो लेखक हैं या उपन्यासकार हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो है इस जो अच्छी एक सोच थी जो हमारे
पहले के उपन्यासकार इसके साथ जुड़े हुए थे, उनको कहीं ना कहीं वो एक तरीके का तिलांजलि दे डाला है। तो क्या आप क्या मतलब एक तरीके का अपना एक देना चाहेंगे, एक तरीके का सलाह, कि ताकि इस तरह की रचनाएं और इस तरह का उपन्यास हमारी जो अपनी संस्कृति को जो पोषित करती हो उनको आगे लेकर के चले और हम पुनः अपने उसी सनातन धर्म की ओर जाएं जहाँ पर कहीं ना कहीं हम मानवीय रूप में हमने विश्व गुरु के तौर पर हमने सनातन धर्म को अपनाया और उसको आगे बढ़ाया था। तो इस जो एक तरह का जो हमारे पास गैप है उसको कैसे फिल किया जाए? देखिए, एक तो आप ये कह रहे हैं कि आज जो लिखा जा रहा है उसमें मानवीय संवेदना का अभाव है, ये मानने का मैं कोई कारण नहीं देखता। मानवीय संवेदना के रूपाकार बदलते हैं, इसलिए वो रूपाकार बदले होंगे। और एक बात, दूसरी बात ये है कि किसी सनातनता की ओर हम लौट नहीं सकते, ये एक व्यर्थ का प्रयत्न होगा, क्योंकि असल में सनातन तो हम हैं। हम जब हैं और हम में जितनी स्मृतियाँ, हमारी जाति या व्यक्तिगत स्मृतियाँ जीवित हैं, वही हमारी सनातनता का प्रमाण है। इसके अलावा किसी और सनातनता की हमको आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, साहित्य का काम हमारे समय में जब प्रश्न उठाना लगभग अपराध जैसा होने लगा है, प्रश्न पूछना है और आपको प्रश्न पूछने के लिए उत्तेजित करना है कि आप प्रश्न पूछें। वो प्रश्न आप अपने से पूछें, समाज से पूछें, दूसरों से पूछें। वही दूसरों से प्रश्न पूछने का अधिकारी होता है जो पहले अपने से प्रश्न पूछता है। अपना प्रश्नांकन करिए, तब दूसरे का प्रश्नांकन हो। धन्यवाद वाजपेयी जी, बहुत धन्यवाद आप सब मित्रों का। आपने जो बात कही उसमें केवल एक बात और जोड़ी जा सकती है कि यह उपन्यास भी, अंतिम अरण्य भी, किसी तरह की शुद्ध सनातनता की खोज करने वाला उपन्यास नहीं है, बल्कि इसके पात्रों में से कुछ की आदतें, कुछ के व्यवहार ऐसे हैं जो एक खास तरह के शुद्धता प्रेमियों की भावनाओं को काफ़ी आहत कर सकते हैं। स्त्रियां मद्यपान करती हैं, बेटी जो है पिता से काफ़ी जोर से लड़ती है, पिता अंतर्धार्मिक विवाह कर लेता है, ईसाई से विवाह कर लेता है। तो इसलिए ये किसी तरह की शुद्ध सनातनता की खोज का उपन्यास नहीं है, बल्कि हम जो सनातन हैं, मनुष्य जो सनातन है, उसकी एक खास स्थिति में एक्सप्लोरेशन का, उसकी एक खास स्थिति में अनुसंधान का उपन्यास है। लेकिन खैर, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके इस उपन्यास पर। वाजपेयी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत आभारी हूँ आपका। तो मित्रों, ये था राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम किताब का एक और एपिसोड, अंतिम अरण्य। और मुझे उम्मीद है कि अपने पिछले एपिसोड्स की तरह इसमें भी आपको कुछ टिप्पणी करने लायक लगेगा। आप जानते हैं कि आप अपनी टिप्पणियां, अपने सुझाव, अपने सवाल इस कार्यक्रम के बारे में हमारे फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल राज्यसभा टीवी पर #किताब पर भेज सकते हैं। और मैं फिर से दोहराऊं कि सबसे अच्छे सुझाव या सबसे अच्छी टिप्पणी को करने वाले को कुछ पुस्तकें उपहार के रूप में दी जाएंगी। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में फिर किसी और बहुत बढ़िया किताब पर बात करने के लिए, किसी और लेखक, विद्वान या गंभीर पाठक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।